वेलकम टू लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट कासगंज। मैं लक्ष्य परिवार की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से हम लोग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वर्क कर रहे हैं। और मैं आतिफ़ आज आप लोगों को जीएस के बारे में पढ़ाऊँगा। मैं जीएस पढ़ाता हूँ यहाँ पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, सबकी स्पेशल फैकल्टी रखी गई है। और जीएस में भी हमारे यहाँ आपको अलग अलग टीचर्स जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। मैथ्स का वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, मैथ वाले सर भी बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। और करंट अफेयर्स की भी वीडियो हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी आने वाली है ना। तो आज मैं बात करता हूँ आपसे जीएस पर। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा जीएस आप लोग जानते हैं जनरल स्टडी, और जनरल स्टडी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस जीएस में आप लोग जानते ही हैं, जीएस में हमारा एक मेजर पार्ट है हिस्ट्री ना। मोस्टली एग्ज़ामों में हिस्ट्री देखें, अभी यूपी पीटी का एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज है हिस्ट्री का। हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है। इसके अलावा भी जीएस में अगर आप देखेंगे तो साइंस भी इंक्लूड कर दिया गया है। साइंस भी है, करंट अफेयर्स भी आता है। तो आज मैं जो है आपको हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। ये जो हिस्ट्री है, वैसे हिस्ट्री सबकी होती है अपनी अपनी, आपकी भी अपनी हिस्ट्री होगी, मेरी भी हिस्ट्री है, ऐसे हमारे देश की भी हिस्ट्री है ना। तो हम स्पेशली इंडियन हिस्ट्री पर बात करेंगे, है ना। वैसे हिस्ट्री जो है वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, इतिहास जो है ना, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इतिहास समझने का विषय है। जो इसको समझ लेता है उसको जो याद रहता है, उसकी समझ में आता है, सूझ का विषय है। और जो इसको समझता नहीं है, डेटे रटना चाहे, है ना, या घटनाएं रटना चाहे, तो वो केवल बस कुछ समय के लिए रुकती है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको देखो, समझो, तो समझ से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, है ना। हम हमारे यहाँ हिस्ट्री जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से लेकर हम मॉडर्न हिस्ट्री तक पहुँचेंगे। सीरीज़ को लगातार आगे बढ़ाएंगे, लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। आप हमारे यहाँ ऑनलाइन जीरो से लेकर और लास्ट तक सारे ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज में ना। तो हिस्ट्री में अगर हम देखें, जो भारतीय हिस्ट्री है, भारतीय हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी इसके 3 पार्ट किए गए, है ना। पहले जो हम पढ़ते हैं वो प्राचीन काल की पढ़ते हैं। किसकी पढ़ते हैं? प्राचीन काल, है ना। काल का मतलब होता है समय। हिस्ट्री समय ही है हमारा, वो समय जो बीत चुका, उसको हम बोलते हैं हमारा इतिहास। जैसे कल मैंने जो भी कुछ किया था, आज वो मेरा इतिहास हो गया। कल आप लोगों के साथ जो हुआ था, आज वो आपका इतिहास है। तो सबसे पहले प्राचीन काल हमारे यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो वो प्राचीन काल के इतिहास में आ जाते हैं। उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, उसको बोलते हैं मध्यकाल। क्या बोलते हैं? मध्यकाल। और उसके बाद आता है आधुनिक, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल से, और यहाँ से होते हुए हम कहाँ तक आएंगे? यहाँ तक आएंगे, और लगातार अपनी सीरीज को, श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे ना। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक की ओर आता हूँ। आज हम देखेंगे हिस्ट्री में प्राचीन काल का भारत, भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास में भी हम लोग देख रहे हैं स्पेशली प्राचीन काल को। प्राचीन काल से तात्पर्य वो समय जो भारत पर सबसे पहले गुजरा, यानी जिसके बारे में हमें जानकारी मिली है कि ये हमारा सबसे पहले लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्राचीन काल के इतिहास में। तो प्राचीन काल के इतिहास की अगर मैं बात करूँ, ये प्राचीन काल का जो इतिहास है, प्राचीन काल का जो समय है, ये वो समय है जब विश्व में, पूरे के पूरे विश्व में बहुत ही कम सभ्यताएं थी, बहुत ही कम लोग थे, है ना। कल्चर बहुत कम थे,
सभ्यताएं बहुत कम थी और क्षेत्र बहुत ज़्यादा खाली पड़े हुए थे, रहने वाले लोग ज़्यादा नहीं थे, क्षेत्र ज़्यादा था। आज देखो आप, आज क्षेत्र कम पड़ गया है और पॉपुलेशन क्या है, बढ़ गई और आगे बढ़ ही रही है डे बाई डे ना। तो ये उस टाइम की बात है जिस टाइम में हमारे यहाँ पूरे विश्व में कुछ ही सभ्यताएं थीं। कुछ ही सभ्यताओं से मतलब कौन कौन सी सभ्यताएं थी अगर हम बात करें तो हम देखेंगे उस समय विश्व में कुछ सभ्यताएं थीं। जैसे हमारे भारत में जो चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, हड़प्पा सभ्यता। देखो सभ्यता का मतलब होता है कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, वही हमारी क्या बन जाती है, सभ्यता बन जाती है। तो उस समय प्राचीन काल में भारत में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी, भारतीय क्षेत्र में, भारतीय भौगोलिक स्थिति में। और अगर विश्व में देखें तो विश्व में कुछ ही सभ्यताएं थी। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता हो गई, एक थी मिस्र की सभ्यता, ये मिस्र में थी। इसके अलावा देखें मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये जो मेसोपोटामिया है ना, जो आपको लग रहा है एक नया सा नाम, ये मेसोपोटामिया आज अगर वर्तमान में हम इसको देखें तो ये वर्तमान में इराक का क्षेत्र है। यानी इराक जो देश है उसका प्राचीन नाम था मेसोपोटामिया। वहाँ के लोग जिस कल्चर के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी को बोलते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। उनका कल्चर, वहाँ के लोगों का रहन सहन है ना। फारस की सभ्यता, देखो फारस की सभ्यता, ये जो फारस वर्ड है ना, ये आज का ईरान है, इसको हम बोलते हैं वर्तमान ईरान। तो उस समय ईरान के जो निवासी थे उनको फारस के निवासी बोला जाता था। यानी आप कह सकते हो ये ईरान का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है। तो ये कुछ सभ्यताएं विश्व में थी, है ना। एक और थी हमारे चीन की सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता। बस इतनी ही सभ्यताएं जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि पूरा का पूरा विश्व इन्हीं सभ्यताओं में बटा था। जैसे आज हम कहते हैं कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो महाद्वीपों में बटा है। और महाद्वीप भी अगर हम देखें तो 7 महाद्वीप बताए जाते हैं। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप। हम कहते हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, है ना, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, है ना। ये 7 महाद्वीप हैं जिनमें आज वर्तमान में हम कहते हैं पूरा का पूरा विश्व डिवाइड है, बटा हुआ है। उस समय पूरा का पूरा विश्व जो बटा हुआ था वो इन कुछ सभ्यताओं में बटा हुआ था। पूरे विश्व में इन्हीं जगह पर लोग निवास करते थे, बाकी क्षेत्र खाली पड़ा हुआ था। क्षेत्र कैसा था, खाली। क्षेत्र को लेकर लड़ाई झगड़ा कुछ भी फसाद नहीं था, क्योंकि क्षेत्र बहुत था, रहने वाले लोग कम थे। और ये सारी की सारी जो सभ्यताएं हैं ना, ये किसी न किसी नदी का वरदान मानी गई। जैसे हमारे यहाँ स्पेशली हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी का वरदान मानी गई है ना। यहाँ पर सिंधु नदी जो बहती थी भारत में, तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वही हड़प्पा कहलाता है। कैसे कहलाता है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे ना। मिस्र की सभ्यता, तो मिस्र में नदी बहा करती थी नील नदी। ये नील नदी की सभ्यता है ना, इसको बोलते हैं नील नदी की सभ्यता। कुछ लोग इतिहासकारों ने इसको नाम दिया है नील नदी का वरदान, है ना। ऐसे ही चीन की सभ्यता, तो चीन में नदी होती थी वांगो नदी की सभ्यता। ये सारी की सारी किसी ना किसी नदी की क्या है, सभ्यता है। उन नदियों के वरदान के रूप में यहाँ लोग रहते हैं, है ना। क्योंकि लोग आज भी कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो वही जल ही जीवन है। कहीं पर आप देखेंगे तो सिंधु नदी बह रही होगी, कहीं पर आप देखेंगे नील नदी बह रही होगी, कहीं पर आप देखेंगे वांगो नदी बह रही होगी, कहीं पर आप देखेंगे दजला है, फरात है, बहुत सारी नदी घाटियाँ हैं। ये सारी की सारी सभ्यताएं किसी न किसी नदी का वरदान मानी गई है ना। तो इसमें से हम स्टार्ट करेंगे हमारी वाली, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है। भारत के सबसे पहले लोग जो भारत में निवास करके गए उन्हीं को हम बोलते हैं हड़प्पा वासी, या हड़प्पा सभ्यता। तो यहाँ से आप लोग हेडिंग डालेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, देखो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई है, लेकिन इस सभ्यता के बारे में खोज बाद में हुई है। यानी इससे पहले हमारे यहाँ इसके बारे में कोई जानता नहीं था। हम लोग वैदिक सभ्यता को अपनी प्राचीन सभ्यता मानते थे। वैदिक सभ्यता है ना, जो
वो सभ्यता है जिसमें आर्य लोग रहे, और आर्य लोगों ने हमारे यहाँ वेदों का निर्माण किया, उपनिषदों का निर्माण किया, है ना, पुराणों का निर्माण किया। वो सारी हमारी कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता। हम वैदिक सभ्यता के लोगों को ही अपना पूर्वज मानते थे, यानी भारत की भूमि पर सबसे पहले जो लोग रह के गए उनको हम आर्य लोगों को मानते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आर्यों से पहले भी भारत की भूमि पर कुछ लोग रह करके गए, उन्हीं को हम कहते हैं हड़प्पा वासी, हड़प्पा सभ्यता। जैसे मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी बहुत बाद में हुई थी, तो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जानकारी कैसे हुई, कहाँ से पता चला कि आर्य लोग यानी वैदिक सभ्यता के लोग पूर्ववर्ती नहीं है, इनसे पहले भी एक सभ्यता भारत में चली है जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी खोज के विषय में। क्या देखेंगे? इसकी खोज। अगर इसकी खोज देखी जाए तो इसके खोज के क्रम में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैनसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन। 1826 में चार्ल्स मैनसन एक व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ बातें कहीं, और इन्होंने ये बातें जो कहीं, इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की थी, एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द नैरेटिव ऑफ जर्नी। कौन सी बुक थी? द नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसको हिंदी में बोलते हैं यात्रा की कहानी, है ना। तो 1826 में हमें पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 1826 से पहले हम जानते ही नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने एक बुक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने लिखा द नैरेटिव ऑफ जर्नी के बारे में, यानी एक यात्रा की कहानी के विषय में। अब ये यात्रा की कहानी किसके बारे में यात्रा बताई उन्होंने यात्रा बताई सुमेरियन वालों के, है ना। किसके बारे में? सुमेरियन एक सभ्यता थी। एक्चुअल में सुमेरियन एक कबीले का नाम था, और ये कबीला जिस संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रहा था उसी संस्कृति को लेकर के इसका नाम रख दिया गया सुमेरियन सभ्यता, है ना। तो उसमें इन्होंने सुमेरियन लोगों के विषय में बात की। किसके विषय में? सुमेरियन। ये सुमेरियन कबीला था, है ना। इस कबीले की जो सभ्यता थी उसी से इसको सुमेरियन सभ्यता कहा गया, जो संस्कृति थी। इन्होंने अपनी इस पुस्तक में द नैरेटिव ऑफ जर्नी में लिखा कि कैसे सुमेरियन लोग भारत आए, और भारत में आकर उन्होंने भारत में रहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। अब सुमेरियन लोग कौन थे, कहाँ से आए? तो इन्होंने इसका वर्णन किया कि सुमेरियन एक कबीला था जो कभी रहा करता था इराक ईरान की तरफ, है ना। और इराक ईरान से चलकर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की और कहाँ पहुँच गया? भारत में। कबीला जानते हैं आप? कबीला, देखो कबीलाई तत्व जो होते हैं ना, कबीला एक्चुअल में परिवार होता है ना। जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है वैसे वैसे कबीला बड़ा होता जाता है। परिवार छोटा होता है, कबीला कैसा होता है? छोटा। तो ये जो सुमेरियन कबीला था, ये सुमेरियन कबीला जैसे जैसे बढ़ता गया, इसमें लोग बढ़ते गए, वैसे वैसे इसमें आपस में झगड़ा शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि उस झगड़े में कुछ लोगों ने अपने कबीले को छोड़ दिया, और अपने कबीले को छोड़कर ये लोग कहाँ आ गए? भारत में आ गए, और भारत में आकर इन्होंने रहना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो उन्होंने सुमेरियन सभ्यता को भारत में आके जन्म दे दिया। ऐसा कहा किसने? चार्ल्स मैनसन ने अपनी बुक द नैरेटिव ऑफ जर्नी में। अब ये लोग अगर आए थे, भारत में रहे थे, तो भारत में किस क्षेत्र में रहे इस चीज़ की कोई पुष्टि नहीं हुई, है ना। इनका कोई साक्ष्य, जब आदमी रहता है तो उसका कुछ ना कुछ साक्ष्य होता है, मकान बनाता है, घर बनाता है ना, संसाधन एकत्रित करता है, तो इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो लोगों ने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद इसको क्या कर दिया लोगों ने जाना कि शायद तो लोगों ने जब इसके बारे में पढ़ा सुना तो लोगों को लगा शायद ये कोई एक कहानी है, क्योंकि ये उन्होंने प्रकाशित किया था लेकिन कहानी के रूप में, एक माध्यम के रूप में। तो लोगों ने उसको पढ़ा एंटरटेनमेंट के लिए,
और पढ़ने के बाद रख दिया। लेकिन कुछ लोगों ने जब इसके बारे में पढ़ा, सुमेरियन सभ्यता के बारे में, सुमेरियन लोगों के बारे में, कि वो लोग कभी चले थे इराक ईरान से और चलकर कहाँ गए, भारत, फिर भारत की भूमि में रहे, तो उन लोगों ने इसको ढूंढना शुरू किया कि अगर वो भारत की भूमि पर रहे हैं तो कोई तो क्लू होगा, कोई तो साक्ष्य होंगे जिससे हमें एक नई सभ्यता के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था? उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब इसको पढ़ा द नरेटिव ऑफ जर्नी को, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना चल के देखा जाए, खोजा जाए, अगर ये कहानी सच्ची है, द नरेटिव ऑफ जर्नी में जो कहा गया है वो सही है, तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, और अगर कुछ मिलेगा तो एक प्राचीन सभ्यता होगी, हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको पढ़ने के बाद इसको ढूंढना शुरू किया। उन्होंने सिंध प्रांत का, बलूचिस्तान प्रांत का, जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, है ना, उत्तर भारत है हमारा, उधर कश्मीर है, जम्मू है, इधर ढूंढना शुरू किया, व्यापक भ्रमण किया, लेकिन उनको इस सभ्यता के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। लेकिन वो ये बताते हैं कि मुझे ऐसा फील जरूर हुआ कि कुछ है, कुछ रहस्य है, कुछ लोग रहे हैं, ऐसा उन्हें फील हुआ, लेकिन कोई भी अभिलेख या कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य या कोई भी उस समय की मुद्रा कुछ भी प्राप्त नहीं होने, यानी कोई एक्चुअल प्रमाण नहीं मिले। और जब एक्चुअल प्रमाण नहीं मिले तो फिर उनकी बात को नकार दिया गया। अगर वो कहें कि हाँ कुछ महसूस हुआ, तो फील होने पर काम नहीं चलता है ना, साक्ष्य चाहिए होते हैं उसके लिए। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी हार नहीं मानी, ये भी लगातार लगे रहे खोज में। फिर आगे चलकर हमारे यहाँ 1856 में, कब, 1856 में हमारे यहाँ रेलवे लाइन का टेंडर उठा। रेलवे लाइन का टेंडर हमारे यहाँ 1856, देखो ये जो डेट है ना 1856, ये वो डेट है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। हम लोग स्वतंत्र हुए हैं 1947 में। उससे पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में वर्क कर रहे थे, ब्रिटेन के साथ चल रहे थे, ब्रिटेन उपनिवेश बनाया हुआ था भारत को अपना। तो अभी हम आज़ाद नहीं हुए, इसीलिए ये सारे नाम जो आपको दिख रहे हैं ये सारे अंग्रेज़ों के नाम हैं, इसीलिए भारतीयों के नाम इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो 1856 में रेलवे ट्रैक का ठेका दिया अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना, जिसको मैं कहूँगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC। तो BEIC ने ठेका दिया 1856 में लाहौर टू कराची, या आप कह सकते हो कराची टू लाहौर, लाहौर से कराची रेलवे ट्रैक का ठेका दिया। अब जैसे ही ये रेलवे ट्रैक का ठेका निकला, ये ठेका ले लिया बर्टन बंधु ने। किसने ले लिया? वर्टन बंधु, कहीं आपको मिलेगा कर्टन बंधु। तो वर्टन या कर्टन, वो ये दो भाई थे, इन दोनों भाइयों के अलग अलग नाम थे, नाम न लेकर के लोग इनको संयुक्त रूप से बुला लेते थे, बोलते थे वर्टन बंधु। जैसे एक का नाम था विलियम, क्या नाम था एक का नाम था विलियम, और एक का नाम था जेम्स। तो विलियम वर्टन, जेम्स वर्टन, या विलियम कर्टन, जेम्स कर्टन। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से जब बुलाते थे तो वर्टन बंधु या कर्टन बंधु कहकर बुलाते थे। इन दोनों भाइयों ने ठेका ले लिया रेलवे ट्रैक का, लाहौर टू कराची, है ना। अब इनको लाइन बिछानी थी, ट्रैक बिछाना था, तो ट्रैक बिछाने के लिए उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, और यहाँ पर यानी इस एरिया में खुदाई करना शुरू करी। अब जब खुदाई करना शुरू की, प्रारंभ की, तो खुदाई में मजदूरों को पुरानी ईंटें मिलना शुरू हो गई। क्या मिली? पुरानी ईंटें। खुदाई में नीचे से कोई भवन या कोई दीवार ऐसी थी जिसमें से पुरानी ईंट आई। अब ये जो पुरानी ईंट आई, इसका आकार उस समय 1856 की ईंट से काफ़ी बड़ा। कितना बड़ा था? जो ईंट निकली वो ईंट थी 4:1, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर हम रेशियो देखें तो 4:2:1, इतनी बड़ी ईंट। जो पहले की ईंट थी वो हमेशा मजबूत होती है। आज भी अगर आप देखें, आपके दादा के मकान की ईंट और आपके मकान की ईंट, दोनों में वेट कर लेना, तो जो दादा के मकान की ईंट है वो मजबूत होगी, भारी होगी, बड़ी होगी। और आज की जो नई ईंट है वो कैसी बन रही है? हल्की बन रही है, लाइट बन रही है, छोटी बन रही है आकार में। तो ये ईंट जो थी ये उस समय की ईंट से काफ़ी बड़ी थी। और जब ये ईंट निकलना शुरू हुई तो खुदाई और तेज़ हुई,
और खुदाई में बहुत सारी ईंटें इस आकार की निकलना क्या हो गई, प्रारंभ। और जब ये ईंटें निकलना प्रारंभ हुई तो जो ठेकेदार थे, है ना, ठेकेदार कौन थे, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, इन तक बात पहुंची कि भाई खुदाई में पुरानी ईंटें निकल रही हैं। तो ये तो ठेकेदार है और ठेकेदार हमेशा लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं ना, इनको तो प्रॉफिट चाहिए होता है। और इन लोगों ने अपने मजदूरों से कहा कि जितनी भी पुरानी ईंटें निकल रही हैं इनको निकाल लो और निकालने के बाद ट्रैक के नीचे बिछा दो। कहाँ बिछा दो, ट्रैक के नीचे तोड़कर इनको क्या कर दो, बिछा दो। देखो आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक के नीचे क्या बिछी होती हैं, ईंटें बिछी होती हैं। तो इन्होंने कहा कि पुरानी जितनी भी ईंटें वहाँ से निकल रही हैं इन सारी ईंटों को वहाँ से लो और ट्रैक पर जाकर के क्या कर दो, तोड़ करके बिछा दो, जिससे जो हमारी नई ईंट है वो बच जाएगी। और नई ईंट का सरकार से हम क्या ले लेंगे, पेमेंट ले लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो फायदे के सिद्धांत पर काम करना है, लाभ के सिद्धांत पर। ठेकेदार लोग हमेशा लाभ के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा हमें डबल फायदा हो जाएगा, एक तो हमें अपनी नई ईंट नहीं बिछानी पड़ेगी, दूसरा हमें नई ईंट का पेमेंट मिल जाएगा। तो मजदूरों ने इनके कहने पर ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बात छुपनी तो थी नहीं। और प्राचीन काल में या मॉडर्न टाइम में, किसी भी टाइम में आप देख लो, अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो छुपती नहीं है ना। अगर आपके खेत में, सुना ना आपने, वो निकलती है माया, अगर आपके खेत में माया निकल आए पर आप ये चाहो कि किसी को पता ना चले तो आप अपनी बीवी को बता देना, बस कह देना भाग्यवान, किसी से कहना नहीं, माया निकली है। फिर आप देखना धीरे 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 करके पूरे गांव में ये बात क्या हो जाएगी, फैल जाएगी कि उनके खेत में माया निकल रही है। और जैसे ही ये बात फैलेगी तो वहाँ पर सरकार पहुँच जाएगी, पुलिस पहुँच जाएगी। वो कहेंगे पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग वाले कि भाई ये सरकारी संपत्ति है। कैसी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, इस पर सरकार का राइट्स है, और वो आपसे माया ले जाएंगे। तो ऐसे ही जब ये बात फैली और इस बात के फैलने के बाद आवाज़ जब पहुंची किसके कानों में, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो लगातार लगे हुए थे ना खोज में, ये तो सिंध क्षेत्र का व्यापक भ्रमण करके आए थे, है ना, उत्तर भारत का पूरा घूम करके आए थे, इनको तो पहले से फील हो रहा था। अब जैसे ही ये बात पहुंची तो इन्होंने जाकर सरकार को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि हमने कहा था द नैरेटिव ऑफ जर्नी में जो लिखा है वो सही है, आप वहाँ का सर्वे कराइए और वहाँ से एक सभ्यता के बारे में पता चलता है तो ये पूरे विश्व में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन सरकारी काम हमारे यहाँ बहुत स्लो मोशन में होते हैं, धीरे धीरे। इसी बीच ये जो लोग थे, दोनों भाई, इन्होंने अपना ये टेंडर और तेज़ी से करना शुरू कर दिया वर्क, क्योंकि अगर यहाँ पर सरकार इन्वॉल्व हो जाएगी तो ये टेंडर रुक जाएगा, और टेंडर रुक गया तो पेमेंट रुक जाएगा। तो इन्होंने जल्द से जल्द इस काम को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सरकारी अधिकारी ना पहुँचे और फिर वहाँ पर उसको एरिया को रिजर्व कर दिया जाए। इससे पहले अपना काम क्या कर दिया उन्होंने, खत्म। लेकिन ये अलेक्जेंडर कनिंघम लगे रहे, और जब ये लगे रहे अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इन्होंने लगातार सरकार को प्रेशराइज किया। तब फिर भारत में स्थापना की गई पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की। एक विभाग बनाया गया जिसको बोलते हैं पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। इस विभाग का कार्य होता है पुरानी चीजों को खोजना, है ना, पुराने कल्चर को खोजना, किसी भी पुरानी वस्तु को खोज लेना, कोई भी पुराना कल्चर खोज लेना। तो ये विभाग बनवा दिया गया कि भारत में एक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बना दिया गया। अब आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत पूछता है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1902 में। 1902 में हमारे यहाँ कर्जन का कार्यकाल था। जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो कौन थे? कर्जन। तो अगर पूछ ले किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो कर्जन थे, उन्होंने इस विभाग को बनाया था, इस विभाग की नियुक्ति की, और लॉर्ड कर्जन ने ही इस विभाग में अध्यक्ष बनाया था। कौन बनाया था इस विभाग का? एक अध्यक्ष। हर विभाग का एक अध्यक्ष होता है ना। तो इस विभाग में जब इस विभाग की नियुक्ति की गई, इस विभाग को बनाया गया, तो अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। अध्यक्ष नियुक्त किया गया जॉन मार्शल को। किसको नियुक्त किया गया? जॉन मार्शल। तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज की। खोज कैसे हुई? कहां से बात स्टार्ट हो रही है? 1826 से, और 26 से 56 से जाके 1902 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बन रहा है। अब ये विभाग खोजेगा पुरानी चीजों को, पुरानी सभ्यताओं को, है ना, और इसका हेड बनाया गया है जॉन मार्शल को। तो ये जॉन मार्शल जो थे,
इन्हीं के 2 असिस्टेंट थे, है ना। एक असिस्टेंट का नाम था, यानी हम कह सकते हैं सहायक। इनके 2 असिस्टेंट थे, एक का नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। एक थे राखलदास बनर्जी। हालांकि और भी बहुत सारे लोग इसमें इंक्लूड थे इस वर्क में, पूरा विभाग था, विभाग बहुत बड़ा होता है ना। हम मेनली उच्च अधिकारियों की बात कर रहे हैं। जो विभाग बनाया था वो कर्जन साहब ने बनाया था, अध्यक्ष जॉन मार्शल को नियुक्त किया था, और ये इनके असिस्टेंट थे राय बहादुर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी जी जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले 1921 में, कब डेट याद रखना बेटा, 1921 में एक नई बस्ती की खोज कर ली। उसी बस्ती का नाम था हड़प्पा। क्या नाम था? हड़प्पा। यानी हड़प्पा, जो हड़प्पा था 1921 में, इस हड़प्पा से पुराने साक्ष्य मिलना क्या हो गए खुदाई में शुरू। किसको मिले? राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो जैसे ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान से साक्ष्य जुटाना शुरू किए, पुराने साक्ष्य मिलना शुरू हुए, तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई हड़प्पा में पहले कोई प्राचीन सभ्यता रह चुकी है, लोग रह चुके हैं, प्राचीन कल्चर रह चुका है। ठीक उसके नेक्स्ट ईयर 1922 में राखलदास बनर्जी ने एक और नई बस्ती खोज ली जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था? मोहनजोदड़ो, है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है ये मोहनजोदड़ो, बहुत बड़ा क्षेत्र था मोहनजोदड़ो। तो फिर हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो मिला, उसके बाद हमने देखा कालीबंगा मिला, मुंडीगाग मिला, सुरतगोई मिला। ऐसे करके कई पुरानी बस्तियां, प्राचीन बस्तियां मिलना क्या हो गई? प्रारंभ हो गई। और ये प्राचीन बस्तियां जो मिली वो 1947 तक, 1947 तक लगभग 40 से 50 बस्तियां मिलना हमें प्रारंभ हो गई। हमारे पास उनका डाटा आ गया 40 से 50 बस्तियों का। आज वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता की लगभग 1500 बस्तियां, कितनी बस्तियां? 1500 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं और अभी भी इसमें खोज का क्रम चल रहा है। यानी 1500 बस्तियां जिस क्षेत्र में रही हो, आप आइडिया लगा लो कितना बड़ी सभ्यता होगी, कितना बड़ा कल्चर होगा, कैसे लोग होंगे, है ना। तो अब हमें यहाँ से खोज मिल गई। अब हम इस क्रम में आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे जैसे इसकी खोज हुई तो खोज के बाद ये जाना गया कि ये जो राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी ने यहाँ से जो प्राचीन बस्तियाँ खोजी हैं, ये हैं कितनी पुरानी, कब की बस्तियाँ हैं, यानी बात करेंगे इनके काल की। तो जैसी बात काल की आती है, हम क्या देख रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का काल। काल का मतलब समय। ये कितनी पुरानी सभ्यता थी, क्या बात चल रही है? हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी थी। तो प्राचीन काल की जब बात की गई कि भैया आपने एक नई सभ्यता खोज ली, हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब ये बताओ ये सभ्यता लगभग है कितनी पुरानी। तो इसके बारे में सबसे पहला जो प्रश्न हुआ वो प्रश्न हुआ जॉन मार्शल से। किससे हुआ? जॉन मार्शल साहब से। क्योंकि जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के हेड थे। तो उनसे पूछा गया कि आपके नेतृत्व में जो बस्तियां खोजी गई हैं, है ना, तो इन बस्तियों का काल बताइए, लगभग कितनी पुरानी ये सभ्यता है, कितना पुराना ये कल्चर है। तो जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल जो निर्धारित किया वो किया 3250 से 2750। कितना? 3250 से लेकर 2750 BC, या आप कह सकते हो ईसा पूर्व। ये उन्होंने बताया जॉन मार्शल ने कि ये जो बस्तियां हैं ये लगभग 3250 से लेकर 2750 के टाइम पीरियड में ये लोग रहे होंगे, है ना। लगभग आज लगा लो 3200 साल और 2022, तो हम बात कर रहे हैं लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता के विषय में। किसके विषय में बात कर रहे हैं? 5000 साल पुरानी सभ्यता के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जॉन मार्शल ने कहा 3250 से 2750। एक हमारे थे डीपी अग्रवाल। कौन थे? डीपी अग्रवाल साहब।
डीपी अग्रवाल साहब जो थे उन्होंने कहा कि ये सभ्यता 2350 से लेके 1750 की है। कब की है? 2350 से लेकर 1750 की है। ये दूसरा काल आ गया, मतभेद होने लगा, है ना। जॉन मार्शल कह रहे हैं 3250 से लेकर 2750, डीपी अग्रवाल कह रहे हैं 2350 से लेकर 1750। ऐसे ही और भी इतिहासकार थे, उन्होंने भी अपने अपने मत रखना शुरू कर दिए। तो फिर कहा गया ऐसा है, कार्बन डेटिंग फॉर्मूला यूज कर लो, है ना, कार्बन 14 पद्धति अप्लाई कर लो और उससे पता चल जाएगा ये सभ्यता कितनी पुरानी है, ये कल्चर कितना पुराना है। तो यहाँ पर अप्लाई किया गया कार्बन 14 पद्धति। कौन सी? C14 मेथड, कार्बन 14 पद्धति। इस C14 मेथड में जब देखा गया कि ये कल्चर कितना पुराना है, तब इसका टाइम पीरियड निकल करके आया 2300 से लेकर 1750 BC। और आयोग भी, जो आयोग है वो भी C14 पद्धति को ही मान करते हैं, इसी को मानते हैं। साइंटिफिक, है ना, साइंटिफिक पे बात ज़्यादा चलती है। मैं तो आयोग जो है वो कार्बन 14 पद्धति वाला जो काल है उसी पर इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, एग्जाम में पूछता है। लेकिन अगर कंडीशन लगा करके आपके एग्जाम में पूछ ले, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल बताइए, तो कितना हो जाएगा? 3250 से लेकर 2750। अगर आपसे पूछता है डीपी अग्रवाल के अनुसार बताइए, तब फिर आप बताएंगे 2350 से 1750। अगर आप कार्बन 14 पद्धति उठाते हैं C14 मेथड, तो 2300 से लेकर 1750। और अगर आप आयोग को लेकर चलें तो आयोग भी C14 वाला मानता है। इसके अलावा अलग अलग इतिहासकारों ने इसके विषय में अलग अलग बातें कही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसको 3 टाइम पीरियड में बांटा गया है, और उन्होंने कहा है हड़प्पा वासी जो थे ना, एकदम से पतन नहीं हुआ। पहले वो हड़प्पा वासी जो पूर्ववर्ती थे, कौन थे? पूर्ववर्ती, पहले आने वाले, जैसे हमने बताया ना, ये सुमेरियन सभ्यता से आए थे, सुमेरियन कबीले से आए थे, तो पूर्ववर्ती। फिर उसके बाद परिपक्व, है ना, परिपक्व। और फिर पतन। फिर इसका क्या होगा? पतन। कोई भी चीज़ एकदम से अस्तित्व में नहीं आती है, एकदम से मजबूत नहीं हो जाती है और एकदम से उसका पतन हो जाता है। तो कुछ लोगों ने कहा है जो हड़प्पा सभ्यता थी, जब ये स्टार्टिंग में आए थे तो लगभग इसका मानना है कि शायद 3300 ईसा पूर्व में ये लोग आए, और 3300 से लेकर लगभग 2600 ईसा पूर्व इनका पहला काल था, पूर्ववर्ती हड़प्पावासी थे। फिर हमारे यहाँ जो हड़प्पावासी मजबूत हुए, इन्होंने अपना कल्चर आगे बढ़ाया, वो 2600 से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? 2600 से, और 2600 से लेकर 1900 BC तक। फिर हड़प्पावासियों का पतन हुआ, इनमें गिरावट आई, इनका समाज खत्म होना शुरू हुआ, और वो 1900 से लेकर 1300 BC माना जाता है। ये क्यों पतन हो गया, क्यों खत्म हो गई, कैसे ये लोग मजबूत हुए, कैसे ये लोग आए, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे, इस पर अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हड़प्पा वासियों का। देखो, हमने पहले खोज देख ली, फिर हमने काल देख लिया कि कितने कितने समय में थे। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, यानी इसका नामकरण कैसे किया गया। तो अब हम बात करते हैं नामकरण की, है ना। अब हम देख रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे अब हम बात कर रहे हैं नामकरण पर। किस पर बात कर रहे हैं? नामकरण। हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है, जो हमने इसको नाम दिया हड़प्पा सभ्यता। तो देखो, कहीं कहीं इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता, कहीं इसको कहा जाता है सिंधु
घाटी की सभ्यता। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, है ना। कहीं पर इसको कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या कहा जाता है? सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसको कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। इसी के लिए एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। देखो सारे ही नाम हड़प्पा सभ्यता के ही हैं। कुछ लोग इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से पुकारते हैं, कुछ लोग इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहकर पुकारते हैं, कुछ लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहकर पुकारते हैं और कुछ लोग कहकर पुकारते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, है ना। तो हम सब पर चर्चा करेंगे, इनके अलग अलग नाम क्यों पड़े, है ना। पहले हम लेते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता की जब खुदाई हुई थी, है ना, जब इसको ढूंढा गया, खोजा गया, तो खोजने के क्रम में सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे, सबसे पहले जो पुष्टि हुई थी वो हड़प्पा नामक क्षेत्र से हुई थी। कहां से हुई थी? हड़प्पा क्षेत्र। तो जहां से इस सभ्यता के बारे में पहला साक्ष्य मिला, पहला एविडेंस मिला, है ना, तो इतिहासकारों ने उसी जगह के नाम पर इस सभ्यता का क्या रख दिया? नामकरण कर दिया कि यहाँ हड़प्पा से हमें पहला साक्ष्य मिला है, अर्थात ये लोग हड़प्पा वासी कहलाए। तो वहाँ पर नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। समझ में आएगा हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा? फिर इसके बाद जब खुदाई और हुई और बस्तियाँ खोजी गई, तो जब बस्तियाँ खोजी गई तो पता ये चल रहा है कि मोस्टली जो बस्तियाँ थी वो बस्तियाँ सारी की सारी सिंधु नदी घाटी में मिली। कहाँ पर मिली? सिंधु नदी घाटी। देखो ये जो सिंधु नदी है ना, ये चीन से निकलती है, चीन के चीमा युंगडुंग नामक स्थान से, और चीन के चीमा युंगडुंग नामक स्थान से निकलकर ये हमारे यहाँ उत्तर भारत यानी जम्मू कश्मीर होते हुए और इधर पाकिस्तान होते हुए किधर निकल जाती है? अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है ना। तो ये हमारे यहाँ सिंधु, जब मैं आपको नदी तंत्र पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा गंगा कहाँ से निकलती है, सिंधु कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, वो हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे नदी तंत्र, है ना, उसमें बात करेंगे। अभी हम देख ले रहे हैं नदी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था नदियाँ किस प्रकार की आकृति बनाते हुए बहती हैं, तो उसको भी देखते चल रहे हैं। नदियाँ हमेशा सर्पिलाकार बहती हैं। कैसी बहती हैं? सर्पिलाकार, जैसे सांप होता है ना, ऐसे करके, और बहती हुई सीधे नदियाँ इस तरीके से बहती है ना। और ये जो नदी होता है ना, ये घाटी क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? ये नदी का घाटी क्षेत्र होता है। ये घाटी क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ये घाटी क्षेत्र है। ये घाटी क्षेत्र है। ये सारे के सारे कैसे क्षेत्र हैं? घाटी क्षेत्र है। ये घाटी क्षेत्र है। तो हड़प्पा सभ्यता की जितने भी संबंधित बस्तियां थीं वो सारी बस्तियां सिंधु नदी की घाटी में मिली। सिंधु नदी की घाटी से मतलब सिंधु नदी के इस तट पर या सिंधु नदी के उस तट पर, सिंधु नदी के आसपास। तो हमने इसीलिए कहा शायद ये सभ्यता सिंधु नदी का वरदान थी। किसका वरदान थी? सिंधु नदी का वरदान मानी गई, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर और जब खोजें हुई तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे क्षेत्र, बहुत सारी बस्तियां सिंधु नदी की घाटी में तो मिली हैं, साथ के साथ सरस्वती जो कि आज विलीन हो गई है ना, जो संगम था हमारे यहाँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी प्रयाग में, अब वहाँ पर सरस्वती विलीन हो गई। सरस्वती कभी बहा करती थी और आज सरस्वती नदी नहीं है, आज विलीन हो गई। आज केवल दो रह गई, गंगा और यमुना। जब आप प्रयाग जाओगे तो दो धाराएं आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो जब और ज़्यादा बस्तियाँ खोजी गई तो पता चला सरस्वती और सिंधु, है ना, जो सरस्वती नदी थी तो बस्तियां सरस्वती और सिंधु इन दोनों नदियों के आसपास मिली, है ना। कुछ बस्तियां सिंधु नदी की घाटी में मिली, कुछ बस्तियां सरस्वती नदी की घाटी में मिली। कहाँ पर मिली? सरस्वती नदी की घाटी में। और ये दोनों ही जब देखी गई तो इसको संयुक्त रूप से नाम दिया गया कि आज से ये सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से
जानी जाएगी। तो इसको नाम रख दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता, ऐसे करके इसका सिंधु सरस्वती नाम पड़ा। फिर और जब खोज हुई और ज़्यादा बस्तियां खोजी गई, जैसे मैंने आपको बताया आज वर्तमान में 1400 से 1500 बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। तो जब और बस्तियां खोजी गई तो उन बस्तियों में हमने देखा कि जो सिंध नदी है ना, सिंध नदी के आसपास बस्तियां हैं, सरस्वती नदी के आसपास बस्तियां हैं, और इस सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? सहायक नदियां 5। कौन कौन सी हैं? 5 नदियां। वो देखो, जो सिंधु नदी है ना, इससे 5 नदियां और निकलती हैं। जैसे एक नदी से निकल जाती है झेलम, है ना, एक निकल जाती है चिनाब, एक निकल जाती है सतलज, एक निकल जाती है ब्यास, और एक निकलती है रावी। कितनी नदियां निकलती हैं? 5 नदियां। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, है ना। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि जो चिनाब नदी है, इस चिनाब नदी के तट पर सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सी बस्ती मिली है, उसका नाम क्या है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। बाकी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगा। तो ये जो 5 नदियां थी, जिसको मैंने कहा झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, इन 5 नदियों के आसपास भी बस्तियां मिलना क्या हो गई? शुरू हो गई। तो अब टोटल अगर आप नदियां देखें तो 5 नदियां सहायक, एक सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी, 7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपका हड़प्पा सभ्यता। तो इसको नाम दिया गया सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। ये वो प्रदेश है जो 7 नदियों से घिरा हुआ है। आप इसकी कल्पना करिए कितना विशाल क्षेत्र होगा, कितना बड़ा क्षेत्र रहा होगा हड़प्पा सभ्यता का, जिसमें 7 नदियों के आसपास बस्तियां बसी होंगी। तो इसीलिए इसको नाम रख दिया गया सप्त सैंधव प्रदेश। फिर बात आती है कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन। देखो, ये जो हड़प्पा वासी थे ना, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल थे, बहुत ज़्यादा तकनीकी के साथ जुड़े हुए थे। हमें और आपको लग रहा है कि हम बहुत प्राचीन बातें पढ़ रहे हैं, लेकिन जो काम ये लोग कर गए, जो टेक्नोलॉजी ये लोग खोज गए, आज तक हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं, अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं। मिस्र वालों ने जो पिरामिड बना लिए और जो नक्षत्रों से बात कर ली, है ना, नक्षत्र ढूंढ लिए पिरामिडों से, आज हम लोग और आप उनके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कैसे उस टाइम पीरियड में कैसे उन्होंने इतने बड़े बड़े पत्थरों को रखकर पिरामिड बनाए होंगे। ऐसे हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता है, ये प्राचीन जरूर है, लेकिन ये ग्रामीण सभ्यता नहीं है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। इसकी विशेषताएं बताऊंगा आगे आपको, इसकी बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारी खासियतें इस सभ्यता में। तो इस सभ्यता के लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या किया? इन लोगों ने जो परिचित थे, ये तावे से परिचित थे। किससे परिचित थे? तावा। ये तावा धातु को बहुत ज़्यादा यूज करते थे, और तावे धातु का ही क्या करते थे? प्रयोग करके, जैसे आज हमारे यहाँ जो सभ्यता है, वर्तमान सभ्यता, आज हमारे यहाँ लोहा ज़्यादा यूज होता है। आप मकान बनवाइए तो जैसे आप घर बनवाएंगे, भवन बनवाएंगे कोई भी, तो आप उसमें देखिए लेंटर में भी लोहा, गेट में भी लोहा, दीवारों में भी पिलर खड़े कर दीजिए ताकि स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, ये लोहे की जगह किसका यूज करते थे? तावे का। यहाँ तक कि तावे के रथ तक मिले हैं खुदाई में, पुष्टि हुई है तावे के रथ की। बताइएगा कहाँ से हुई है ना। तो ये तावे धातु का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। इसी तावे के साथ इन्होंने एक नया फॉर्मूला मिलाया, टिन। क्या मिलाया?